वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है मोशन इन वन डायमेंशन। तो ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, इसीलिए इसका वीडियो 5 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लीज़ फॉलो इट। सबसे पहले आते हैं स्केलर्स एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ में। तो इस दुनिया में जो भी चीज़ हम लोग देखते हैं उसमें से जो भी चीज़ को हम लोग मेज़र कर सकते हैं उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, एक स्केलर और एक वेक्टर। तो स्केलर और वेक्टर क्या है हम लोग डिटेल्स में और आगे पढ़ेंगे। स्केलर क्वांटिटीज़ एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ का पहला एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। तो स्केलर क्वांटिटीज़ को हम लोग ओनली मैग्नीट्यूड से एक्सप्रेस कर सकते हैं और वेक्टर क्वांटिटीज़ का क्या है ना, दोनों चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। चलो देखो, तो मेरे पास एक ये माउस है। तो कोई पूछेगा कि इसका मास कितना है, तो हम लोग इसको इजीली बोल सकते हैं, इसको मेज़र करके इसका मास 100 ग्राम या तो 200 ग्राम है। तो मास इज ए स्केलर क्वांटिटी। अगर वही कोई बोल दे कि इस बॉल का डिस्प्लेसमेंट 5 सेंटीमीटर हो गया, तो दिमाग में क्या क्वेश्चन आ रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो गया, किधर से हुआ, कहाँ से हुआ, ये माइंड में आ रहा है। किधर डिस्प्लेसमेंट होके किधर गया, तो यहाँ पे एक तो क्या हो रहा है ना, डायरेक्शन भी आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग बोल देंगे कि 5 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, इनिशियल जो पोजीशन था यहाँ से इधर इस डायरेक्शन पे ये 5 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड 5 सेंटीमीटर और डायरेक्शन भी इधर है। तो डायरेक्शन के साथ जब मैग्नीट्यूड मिल के हम लोग एक्सप्रेस करते हैं तब उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलता है। सो हियर मास ऑफ ए बॉडी, यहाँ पे माउस का मास जो है ये हो गया स्केलर क्वांटिटी, और जो डिस्प्लेसमेंट हम लोग किए बॉल का, इसका हो गया वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी। Scalar quantities, these are the physical quantities which are expressed only by their magnitude, whereas vector quantities, these are physical quantities require the magnitude as well as the direction to express them. तो फिर ऐसा ही यूनिट में बताते हैं क्या है, एक्सप्रेस करने के लिए दो चीज़ चाहिए। एक तो है यूनिट, जो यूनिट में हम लोग इसको मेज़र कर रहे हैं, और इसका न्यूमेरिक वैल्यू कितना, ये 100 ग्राम है, 200 ग्राम है, कितना है, ये दोनों चाहिए हम लोगों को स्केलर जो क्वांटिटीज़ है इसको एक्सप्रेस करने के लिए। वही देखो वेक्टर क्वांटिटीज़ में क्या होता है, ये जो बॉल का डिस्प्लेसमेंट है, चलो मान लो कि 15 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे इस एक्सप्रेस करने के लिए तीनों चीज़ चाहिए। एक तो यूनिट चाहिए और मेज़रमेंट, और जो है यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू वो भी चाहिए, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसके साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए। देखो ईस्ट जो इनिशियल पोजीशन था यहाँ से ये वेस्ट में आ गया। ठीक है, डायरेक्शन भी इसका मिल गया, तो डायरेक्शन भी चाहिए। कभी कभी ये टूवर्ड ग्रेविटी भी होता है, डाउन साइड होता है, अप होता है। ठीक है, वो हम लोग बाद में जाके पढ़ेंगे। नाउ सम एग्जांपल ऑफ स्केलर क्वांटिटीज आर मास, लेंथ, टाइम, डिस्टेंस, डेंसिटी, वॉल्यूम, स्पीड, टेम्परेचर, पोटेंशियल, वर्क, एनर्जी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, तो इन लोग को हम क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली जो इंग्लिश लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मास के लिए एम, टाइम के लिए टी, स्पीड के लिए वी, ऐसे स्केलर क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। वही वेक्टर क्वांटिटीज़ में आता है, इसका एग्जांपल कुछ है जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, ठीक है, टॉर्क, वेट, एग्जांपल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग नॉर्मली इंग्लिश लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, बट वहाँ पे यहाँ पे क्या होता है क्या ना, एक एरो रहते हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ में एरो नहीं रहते, यहाँ पे एरो रहते हैं। जैसे कि हम लोग वेलोसिटी, इसको हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर में एरो, या तो हम लोग उसको बोल्ड करके भी लिख सकते हैं। अगर बोल्ड करके लिख लेंगे तो एरो का ज़रूरत नहीं है। एक्सेलरेशन a, और फोर्स को f से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। हर एक चीज़ का अलग अलग होता है। स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है कि ना, वो लोग सिंपल अरिथमेटिक फॉलो करते हैं।
वहीं पे वेक्टर में क्या होता है ना, ये लोग डिफरेंट एल्जेब्रिकल कैलकुलेशन करते हैं फॉर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये फॉलो करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है रेस्ट एंड मोशन। ऐसे देखा जाए तो इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में कोई भी चीज़ रेस्ट में नहीं है, क्योंकि पृथ्वी भी मूव कर रहा है, यूनिवर्स में भी प्लैनेट सब मूव कर रहे हैं, हर एक चीज़ कोई ना किसी का रेस्पेक्ट में, कोई किसी का रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है, ठीक है। लेकिन हम लोग फिर भी बोलते हैं कोई भी चीज़ रेस्ट में है, क्यों? क्योंकि वो हम लोगों का रेस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहा है, हम लोग जहाँ पे है उसको देख रहे हैं को मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन वो शायद दूसरा किसी का रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है। एज फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि ये एक बस स्टैंड है, ठीक है, ये एक बस स्टैंड है, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, और बस स्टैंड के पास एक पेड़ है। तो हम क्या बोलेंगे, ये पेड़ जो है ये मूव नहीं कर रहे, रेस्ट में है। लेकिन मान लो कोई दूर बैठे, कोई दूसरा प्लेनेट में कोई एलियन इस पेड़ को देख रहा है, तब वो क्या देखेगा, अर्थ मूव कर रहा है, साथ साथ ये भी मूव कर रहे हैं, वो बोलेगा ये रेस्ट में नहीं है, मोशन में है। लेकिन मेरे रिस्पेक्ट में क्या है कि ये जो पेड़ है ये मूव नहीं कर रहे, सो हम इसको रेस्ट में बोलते हैं। वही अगर उस टाइम एक बास आया और मेरे सामने से ऐसे करके निकल गया, हम वहाँ पे बैठे बैठे देखते रहे इस बास को, तो फिर क्या हुआ, तो ये जो बास था मेरे रेस्पेक्ट में यहाँ से था, यहाँ से फिर यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है। तो हम जहाँ पे थे वहीं पे थे, ये बास अपना प्लेस चेंज कर गया, तो टाइम भी बढ़ता है कि उस टाइम के हिसाब से एक जगह से दूसरे जगह आ गया, तो हम लोग इसको बोलेंगे ये बास इज इन मोशन। डेफिनेशन है हम लोग पढ़ लेते हैं। ए बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग। जैसे यहाँ पे क्या है, इमीडिएट सराउंडिंग, इस पेड्स का इमीडिएट सराउंडिंग ये है, बास का सराउंडिंग ये है, या तो मेरा है, इसका रेस्पेक्ट में ये चेंज नहीं करता है, ठीक है। वहीं पे क्या होता है, while a body is said to be in motion if it changes position with respect to its immediate surrounding, ठीक है। तो समझ गए, इमीडिएट सराउंडिंग यहाँ पे कौन सा है ना, ये हम है, मेरा पैर बार बार गिर जा रहा है, चलो समझ गए ना, चलो ओके। तो इस चैप्टर में हम लोग जो भी पढ़ेंगे पॉइंट पार्टिकल को कंसीडर करके पढ़ेंगे। तो ये पॉइंट पार्टिकल है क्या, इफ द डिस्टेंस ट्रैवल इन ए सर्टेन टाइम इंटरवल इज मच लार्जर एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द बॉडी कैन बी एज्यूम्ड टू बी ए पॉइंट पार्टिकल। मतलब ये बास जो है यहाँ से अगर यहाँ तक गया तो इसको हम लोग पॉइंट पार्टिकल नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर इस बास हो के अगर कुछ नहीं दूसरा चीज़ होता है, एकदम छोटा चीज़, तो कोई भी एकदम छोटा चीज़ जो अपना बॉडी के हिसाब से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है, तो उसको हम लोग पॉइंट पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है। ये तो बड़ा है, और भी छोटा चीज़, ठीक है, कोई भी एकदम छोटा चीज़ है जो अपना बॉडी के हिसाब से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करता है, उसको पॉइंट पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वन डायमेंशनल मोशन एंड two-dimensional motion and three-dimensional motion. Okay, so when a body moves along a straight line, its motion is said to be one-dimensional motion. मतलब कोई भी मोशन हो जो अगर स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, जैसे रेलवे होता है, ठीक है, ऊपर से एक पत्थर छोड़ दिया और नीचे गिर गया, ये सब एक स्ट्रेट लाइन में जब भी कोई मोशन होता है तो उसको वन डायमेंशनल मोशन होता है। तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन को हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी बोलते हैं, और मोस्ट जनरली रेक्लिनियर मोशन बोलते हैं, ठीक है। और टू डायमेंशनल मोशन मतलब कब, जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक कार्व्ड पाथ में जाता है, ठीक है, कार्व स्ट्रेट लाइन में नहीं जाके कार्व लाइन में जाता है, उसको टू डायमेंशनल मोशन हो जाता है। और कोई भी अगर जा रहा है, कोई भी चीज़ अगर स्पेस से जा रहा है, स्पेस के अंदर से जा रहा है, तो वो थ्री डायमेंशनल मोशन हो जाता है। इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ वन डायमेंशनल मोशन के बारे में ही पढ़ेंगे। जब हम लोग बड़े होंगे हायर स्टडीज़ में हम लोग टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल के बारे में पढ़ेंगे।